अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है हम फोकस करेंगे रिएक्ट हुक्स पर। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा कि हम कंपोनेंट्स किस तरह से बनाते हैं और कंपोनेंट्स को यूज़ किस तरह से करते हैं। एक रिएक्ट ऐप का स्ट्रक्चर नॉर्मली किस तरह का होता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हमने एक नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिएक्ट का हम यूज़ करते हैं। रिएक्ट एप्लीकेशंस जब हम बना रहे होते हैं, हम डायनामिक एप्लीकेशंस बनाते हैं, ना कि स्टैटिक। तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, हम उसके अंदर डेटा डाल देते थे एक ही दफ़ा, टेक्सचुअल कंटेंट और इस तरह की चीज़ें, कंटेंट वगैरह हम रख देते थे और वो हमेशा वही रहता था। डायनामिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि आप नॉर्मली डेटा डेटाबेस बैकएंड सर्वर से लोड करवाते हैं थ्रू अ नेटवर्क रिक्वेस्ट। डेटा आप फ्रंट एंड पे मंगवाते हैं, अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, बैकएंड से डेटा आता है और आप डेटा अपने यूआई के अंदर दिखा देते हैं। और नॉर्मली जो डेटा आता है वो अरे की सूरत में या ऑब्जेक्ट की शक्ल में आता है आपके पास, और आप उस डेटा के ऊपर आइटरेट करके, लूप लगा के या मैप करके अपने जेएसएक्स कंपोनेंट्स के अंदर उसको आउटपुट करवाते हैं। तो रिक्वेस्ट भेजते हैं हम बैकएंड पर, डेटा आता है, डेटा फ्रंट एंड पे दिखा देते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे, अभी हमारे पास बैकएंड सर्वर तो नहीं है, अभी हमने कोई बनाया नहीं है। हम लेटर ऑन वीडियोज़ के अंदर जाकर बैकएंड सर्वर खुद बनाएँगे, एपीआईज़ बनाएँगे और फ्रंट एंड रिएक्ट एप्लीकेशन में उन एपीआईज़ को कॉल करके डेटा मँगवा के दिखाएँगे यूआई में। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अज़्यूम करेंगे कि हमारे पास डेटा आ गया बैकएंड से, या हम एप्लीकेशन के अंदर इंटरनली कुछ डेटा मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक डार्क मोड की ऑप्शन हम डालना चाहते हैं। अब डार्क मोड की केस में क्या होगा, या तो आपकी वेबसाइट पर यूज़र ने डार्क मोड का बटन क्लिक किया होगा या उसने नहीं क्लिक किया होगा। तो वो जो डेटा मैनेजमेंट है, स्टेट, इसको स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं, कि आपने किसी बटन पर क्लिक किया है तो वैल्यू चेंज करवानी है और वो वैल्यू हम अपनी एप्लीकेशन के स्टेट में रखते हैं कि भई डार्क मोड अभी ऑन है, इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। ठीक है? कोई भी सेटिंग या कोई भी फ्रंट एंड लेवल पर भी स्टेट मैनेजमेंट आप करते हैं। कोई यूज़र कोई इस तरह का इंटरैक्शन परफ़ॉर्म करता है, जिस केस में हमें डेटाबेस से कोई लेना-देना नहीं है, तो हम फ्रंट एंड पर उसकी मैनेजमेंट भी करते हैं। बट ऐसा डेटा जो डेटाबेस से भी आ रहा है, मतलब बैकएंड से रिक्वेस्ट करके भी आ रहा है, उसको भी हम फ्रंट एंड पर स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट मैनेजमेंट बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को आप यूज़ करते हैं अपनी कोड के अंदर, ठीक है? रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट इस तरह होती है कि आप समझ लें आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने वेरिएबल अपने जेएसएक्स के अंदर यूज़ कर लिया। अब जैसे ही उस वेरिएबल में चेंज आएगा, तो आपका यूआई भी अपडेट होगा रियल टाइम में, मतलब कि यू डोंट नीड टू रिफ्रेश या इस तरह कुछ। जैसे ही आपका स्टेट चेंज होगा, तो आपकी एप्लीकेशन भी खुद ही री-रेंडर हो जाएगी, स्क्रीन पर अपडेट्स आने लग जाएँगे। तो स्टेट मैनेजमेंट बिल्कुल जैसा मैंने कहा है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल हम लगाते हैं अपने जेएसएक्स के अंदर, जैसे ही उसकी वैल्यू चेंज होती है, हमारा यूआई अपडेट हो जाता है। लेकिन उसको उस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट होता है। उसके लिए हम मुख्तलिफ हुक्स का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो हुक्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक एप्लीकेशन फ्रेश इंस्टॉल किया जिसके अंदर मैंने जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, वो मैंने रिमूव कर दी हुई हैं। एंड आई थिंक ये 2 फाइल्स रह गई हैं, इनको भी रिमूव कर लेते हैं हम। और ये हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, तो ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है इधर, ठीक है, लोकलहोस्ट 3000 पे। टर्मिनल में ये मैंने एनपीएम स्टार्ट किया हुआ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले app.js में जाएँगे और यहाँ पर मैंने माय रिएक्ट ऐप लिखा हुआ। अब हम अज़्यूम करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र के पास ऑप्शन हो कि वो डार्क मोड को ऑन करे या ऑफ करे। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट डिफाइन किस तरह करते हैं। आप इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ स्टेट की हुक का यूज़ करते हैं। तो इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है? इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। आप देखेंगे मैंने इसके इर्द-गिर्द कर्ली ब्रेसेस डाली हैं। कुछ इंपोर्ट्स जो होते हैं, कुछ इंपोर्ट्स जब हम लाइब्रेरीज़ में से करते हैं, वो एक्स डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं। कुछ एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं, वो दूसरे ऑप्शनल एक्सपोर्ट्स आप कह सकते हैं, वो होते हैं। उन केस में आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालनी पड़ती है। जितनी भी हुक्स हैं रिएक्ट के अंदर, यूज़ अफेक्ट एक हुक है, यूज़ रेफ है, यूज़ कॉलबैक है, ठीक है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट है। ये जितनी भी हुक्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपोर्ट्स हैं। तो आप उनको जब भी इंपोर्ट करेंगे, आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे,
ठीक है? कोई भी ऐसी लाइब्रेरी ये जब हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं इसको ऐप कंपोनेंट को, तो अगर आप index.js में जाएँ, तो आप देखें हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर से एक और चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कॉन्स्ट डेटा इज़ इक्वल टू अ, हेलो बल्कि नेम करके मैं कहता हूँ जॉन डो। ये इस तरह का जो एक्सपोर्ट होता है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड नहीं यूज़ करते, उस तरह के एक्सपोर्ट को जब इम्पोर्ट करते हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स डालनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या नाम रखा था हमने उसका डेटा, तो मैं यहाँ पर डेटा इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से होता है। ख़ैर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था, बट इसका कुछ स्टेट से ताल्लुक नहीं है जो मैंने अभी किया था। ख़ैर आपने ये यूज़ स्टेट की हुक इम्पोर्ट कर लेनी है। और उसके बाद हम अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं डार्क मोड का एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं इस फ़ंक्शन को कॉल करूँगा। नॉर्मली आप कहें ना इज़ डार्क मोड एक्टिव? तो आप नॉर्मली इस तरह से वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर करें फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं भई कि मैं यहाँ पर एक बटन लगा लेता हूँ। बटन और डार्क मोड हम यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पर आप करेंगे ऑन क्लिक का हैंडलर लगाएँगे, यहाँ पर आप console.log डार्क मोड और एट द सेम टाइम हम इस तरह कर लेते हैं इस डार्क मोड एक्टिव को हम ट्रू कर देंगे, ठीक है? अब इसमें मसला ये है, ये कर तो हम सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये वेरिएबल ऑल्दो चेंज हो रही है वैल्यू इसकी, बट रिएक्ट कंपोनेंट को री-रेंडर नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर दिखाता हूँ, इज़ डार्क मोड एक्टिव और ये वेरिएबल अपडेट नहीं होगा ऑटोमैटिकली, ठीक है? मैं यहाँ पर माय मोड कॉलन और उसके बाद वैल्यू को आउटपुट करवा रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम किस तरह से करते हैं। बस ये चीज़ है कि नॉर्मल एचटीएमएल में हम ऑन क्लिक हैंडलर इस तरह से लगाते थे ना, हम यहाँ पर अपनी लॉजिक लिख देते थे स्ट्रिंग के अंदर और ऑन क्लिक जो होता था वो लोअर केस में होता था सारा। बट रिएक्ट के अंदर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैमल केस में होंगे और उसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर हमने इस फ़ंक्शन को कॉल किया है, इसके कॉल बैक ऑन क्लिक का हैंडलर जो है वो ये है। तो चूँकि ये जावास्क्रिप्ट थी, तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स डालनी पड़ी। अगर ये जावास्क्रिप्ट ना होती मतलब कि आप डबल कोट्स अगर लिखते तो वो गलत है। इस केस में ऑन क्लिक का हैंडलर जो है वो जावास्क्रिप्ट होगी। तो जिस तरह आप नॉर्मल एचटीएमएल में इस तरह कर लेते थे, आप जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके अंदर अपने इस मेथड को आप एज़ अ कॉल बैक उसको दे सकते हैं और ये कॉल हो जाएगा जैसे ही कोई बटन पर क्लिक करेगा। तो इसको ये सारा कुछ ठीक है, वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन मसला ये है कि ये अपडेट नहीं होगा कंपोनेंट क्योंकि कंपोनेंट अगर री-रेंडर नहीं होता, अपडेट नहीं होता, तो हमारी वैल्यू जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो हमें शो ही नहीं होगी। तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ जो हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवाना चाह रहे हैं और अपने यूआई में दिखाना भी चाह रहे हैं, उसको हम नॉर्मली स्टेट में रखते हैं, ठीक है? एक ऐसी वैल्यू जो आप चेंज करेंगे एप्लीकेशन यूज़ करते वक़्त और आप चाहते हैं कि जब वो वैल्यू चेंज हो, तो आपके यूआई में कोई चेंज आए, तो वो आप तभी ला सकते हैं जब आप यूज़ स्टेट का यूज़ करें, ना कि आप नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ करें। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, ब्राउज़र में जाऊँ लेट्स सी रिफ्रेश कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई लेट्स रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन। ओके ये मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है और बाय द वे इस डार्क मोड बूलियन है, फ़ॉल्स हो सकती है इसकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है। तो ट्रू या फ़ॉल्स आउटपुट भी करवाएँ तो कुछ नहीं नज़र नज़र नहीं आता। तो हम इस तरह कर लेते हैं आई एम अ, इज़ कह देते हैं डार्क मोड इज़ एक्टिव, एल्स कह देते हैं डार्क मोड इज़ नॉट एक्टिव, इनएक्टिव कह देते हैं। सेव यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय द वे हम इसको h1 की बजाय हम इसको डिफ कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेव करते हैं और स्टाइल और मैं कहता हूँ मार्जिन बॉटम टू 20 पिक्सल और
इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है, वो हम 20 पिक्सल कर देते हैं। थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं 40 पिक्सेल्स। ओके, तो हमने यहाँ पर मार्जिन बॉटम लगा दिया और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सेल्स, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, तो आप देखें मेरे पास ये आ रहा है। बट अगर इस बटन को क्लिक करूँ, इसको थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, इसको मैं कहता हूँ टॉगल डार्क मोड, सेव करते हैं और मैं यहाँ पर क्लिक भी करूँ तो आप देखें मेरी वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा क्योंकि रिएक्ट नॉर्मल वेरिएबल्स की चेंज की वजह से री-रेंडर नहीं करता कंपोनेंट को। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि कंपोनेंट की JSX री-रेंडर हो विद द न्यू वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल जब भी उसमें कोई चेंज आए। तो हम इस वेरिएबल को इस तरह डिफाइन करने की बजाय हम इसको ख़त्म करते हैं लाइन को और यहाँ पर करेंगे हम कॉल यूज़ स्टेट के मेथड को। तो बिल्ट इन मेथड है जैसा मैंने कहा था, इस ये मेथड एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिसीव करता है फॉर योर वेरिएबल। ये ये क्या करेगा यूज़ स्टेट का मेथड आपको 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हो एज़ एन आर्गुमेंट, मतलब इसको मैं कुछ भी कह सकता था, हेलो वर्ल्ड कुछ भी कह सकते हो आप। ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? बट अभी के लिए हमें एक इस तरह का वेरिएबल चाहिए जो कि बूलियन होगा तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फ़ॉल्स रख देते हैं और ये मेथड रिटर्न करेगा, ठीक है? ये रिटर्न करेगा एक अरे। तो हम कह देते हैं माय अरे इज़ इक्वल टू दिस और वो जो अरे है अगर मैं उसको कंसोल लॉग करवाऊँ, तो आप देखिएगा इस अरे में 2 एलिमेंट्स होंगे। मैं अभी के लिए अपनी JSX को कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज़ वी आर गेटिंग एन एरर। तो लेट्स रिफ्रेश। अच्छा, अभी यूआई को आप छोड़ दें, कंसोल में जाते हैं, तो देखें मेरे पास अरे आ रहा है और अरे के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 एलिमेंट्स हैं इस अरे के अंदर। एक ज़ीरो इंडेक्स पे फ़ॉल्स है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एक फंक्शन है। अब होता क्या है कि ये जो मेथड है, ये आपको एक अरे रिटर्न करेगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो होगी, मतलब कि कॉन्स्ट माय अरे 0 ये सॉरी हम ये कह सकते हैं कॉन्स्ट इस डार्क मोड इज़ इक्वल टू माय अरे 0 और जो सेकंड जो फंक्शन है, वो बेसिकली अ, इस डार्क मोड वेरिएबल की फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे उस वैल्यू को अपडेट करने का मेथड होता है। तो सेट इस डार्क मोड हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, डज़न्ट मैटर। लेकिन वो सेकंड एलिमेंट जो है, जिसका हम क्योंकि अरे 0 से स्टार्ट होता है, तो हम फर्स्ट इंडेक्स 1 इंडेक्स से उठाएँगे उसकी वैल्यू और वो हमें एक मेथड देगा, जिस मेथड के थ्रू हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं इस डार्क मोड की। हम डायरेक्टली इस डार्क मोड की वैल्यू कभी भी नहीं चेंज करेंगे। मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते। ट्रू, फॉल्स ये करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अ, इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट टू यूज़ दी सेट इस डार्क मोड मेथड जो आपको मिल रहा है यहाँ से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर दें, क्योंकि स्टेट म्यूटेबल नहीं होता। आप स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते विदाउट यूज़िंग दिस मेथड। तो जो मेथड यूज़स्टेट का मेथड जो है, जो आपको रिटर्न कर रहा है मेथड सेकंड वाली आर्गुमेंट में, आप सेकंड वाले एलिमेंट जो है अरे का, आप वही यूज़ करेंगे। तो अब ये वाला कोड आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। तो इतना ज़्यादा कोड लिखने का कोई मतलब सेंस नहीं बनती। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप इस तरह करें, यहाँ पर जाएँ, लाइन नंबर 4 पे, अरे को डिस्ट्रक्चर कर लें। अरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि इसके बजाय कि मुझे पूरा अरे मैं उठाऊँ इसके अंदर से, मैं सिर्फ़ पहले 2 एलिमेंट्स उठा लूँगा। तो पहले 2 एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट को कहूँगा इस डार्क मोड, कॉमा सेट इस डार्क मोड। तो ये इसी का इक्विवेलेंट है जो हमने नीचे किया था। तो इसको मैं अब ख़त्म कर सकता हूँ। तो मुझे ये 2 चीज़ें मिल गईं। एक मुझे वैल्यू मिल गई जो कि चेंज होगी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। और इसको इस फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं अपनी JSX में यूज़ करूँगा, तो जैसे ही हम इस मेथड के थ्रू वैल्यू को चेंज करेंगे, तो मेरा कंपोनेंट री-रेंडर हो जाएगा। ठीक है? तो इसको यूज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़ॉल्स, हमें फर्स्ट वैल्यू मिली इस डार्क मोड। तो हम इसको अनकमेंट कर देते हैं अब और इस डार्क मोड जहाँ-जहाँ पे हमने यूज़ करना है, हम वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको पता है हम वेरिएबल को मैनुअली सेट करवा रहे थे, तो हम इस तरह करेंगे, अब सेट इस डार्क मोड को यहाँ पर कॉल करेंगे और उसको वैल्यू दे देंगे जो हमें नई वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है? मैं इसको ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं और आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरा यूआई भी अपडेट होगा। तो क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया,
तो एक दफ़ा क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाता है। हम इस तरह करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि टॉगलिंग करनी है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, नॉट इज़ डार्क मोड। ये क्या करेगा, हमेशा डार्क मोड को रिवर्स असाइन करेगा। मतलब कि ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर वैल्यू ट्रू है, इसके साथ नॉट लगाएँ, तो ये हो जाएगी वैल्यू फ़ॉल्स। अगर हम फ़ॉल्स के साथ नॉट लगाएँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो ये बेसिकली इसी तरह ये टॉगलिंग करता रहेगा, ठीक है? जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वो एक दफ़ा उसको ऑन करेगा, दोबारा क्लिक करेंगे, वो एक दफ़ा उसको ऑफ कर देगा। तो रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में, क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा। तो आप देख सकते हैं मेरा जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा है, मेरी जो आउटपुट है वो भी चेंज हो रही है। और बाय द वे आप देखें यहाँ पर ये हमने जो यहाँ पर कंसोल लॉग लगाया हुआ है, ये दोबारा-दोबारा कॉल भी हो रहा है। जब भी हम क्लिक करते हैं इस पे, तो हमारा ये ऑन क्लिक हैंडल कॉल होता है, वो इस मेथड को कॉल करता है। इस मेथड को कॉल करके वो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवा रहा है। तो जब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है और वो यूआई में भी यूज़ हो रहा है, तो यूआई ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये है यूज़ स्टेट का यूज़, ठीक है? तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी हम एक और चीज़ यहाँ पर अब करते हैं, हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। हम उस कंपोनेंट का नाम रख देते हैं काउंटर डॉट जेएसएक्स और मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा RAFCE जो मेरे लिए कंपोनेंट की इनिशियल बॉयलर प्लेट जनरेट कर देगा। अब मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ अपने ऐप के कंपोनेंट में, काउंटर फ्रॉम डॉट स्लैश काउंटर, सेव किया, काउंटर के कंपोनेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं अभी के लिए यूज स्टेट को लेके आऊँगा, ठीक है? कॉन्स्ट मैं कह देता हूँ काउंट, काउंटर कह देते हैं बल्कि सेट काउंटर इज़ इक्वल टू यूज स्टेट। सेव किया, इनिशियल वैल्यू मैं चाहता हूँ 0 आए। अब मैं यहाँ पर अभी के लिए एक h1 डाल देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ काउंटर और इसके नीचे ही मैं एक और बटन डाल देता हूँ एंड लेट्स से कि इसको मैं कह देता हूँ इंक्रीमेंट और इसके ऊपर मैं एक काउंटर के साथ एक और बटन रख देता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है जी? और अभी इस पर ऑन क्लिक हम लगाएँगे बट इसके नीचे इसको थोड़ा-सा यूआई ठीक कर लेते हैं। इधर मैं एचआर लगा देता हूँ, सॉरी एचआर रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में। अभी हमने कंपोनेंट app.js में नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मैं काउंटर का कंपोनेंट लगा देता हूँ। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि काउंटर का कंपोनेंट हम बना के किस तरह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काउंटर इधर आ गया, वापस काउंटर में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 0 वैल्यू आ रही है, जो कि मेरे स्टेट की वैल्यू है। अभी ये बटन्स कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई हैंडलर नहीं लगाया। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर 2 मेथड्स डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट और इधर मैं कह देता हूँ सेट काउंटर, काउंटर प्लस 1। तो दोबारा टाइप कर लेते हैं सेट काउंटर, काउंटर प्लस 1 कि इनिशियल वैल्यू को पकड़े, उसमें प्लस 1 करे और काउंटर की वैल्यू अपडेट कर दे। और इसी तरह मैं एक इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ डिक्रीमेंट और यहाँ पर मैं करता हूँ काउंटर -1। आप सोच रहे होंगे कि यार ये लॉजिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम ये नहीं कर सकते इस तरह से। मैं लिगेचर्स ऑफ कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। फॉल्स या तो आप ये सोच रहे होंगे क्यों ना मैं काउंटर प्लस प्लस कर लूँ इस तरह से और डिक्रीमेंट के अंदर मैं काउंटर माइनस माइनस कर लूँ। ये आप कर तो लें लेकिन मसला ये है कि आप ये भी कर सकते हैं इज़ इक्वल टू काउंटर प्लस 1 बट इश्यू ये है कि रिएक्ट रीरेंडर नहीं करेगा कंपोनेंट को और चूँकि जब कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा, तो जो नई वैल्यू है काउंटर की वो अपडेट ही नहीं होगी यूआई के अंदर। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आप स्टेट को डायरेक्टली चेंज ना करें। यहाँ पर इसको भी खत्म करते हैं। इन मेथड्स को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि जावास्क्रिप्ट लगानी है हमने और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इंक्रीमेंट का मेथड कॉल हो जाए और यहाँ पर मैं करता हूँ ऑन क्लिक डिक्रीमेंट। बाय द वे मैंने इस दफ़ा मेथड्स बाय डिफाइन किए हैं ताकि मेरी जीएसएक्स क्लीन रहे। नॉर्मली रिकमेंडेड है कि आप अपनी जीएसएक्स को सिंपल रखें और जो लॉजिक है उसको आप उसके बाहर रखें, रिटर्न के बाहर। तो इस तरह आपकी जीएसएक्स क्लीन रहेगी। app.js में हमने क्या किया था ये देखें, हमने यहाँ पर लॉजिक लगाई है तो हमारी जीएसएक्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है।
तो बेहतर रहता है कि आप अ, इसको बाहर ले आएँ अपनी JSX से। तो इसको सेव करते हैं, वापस ब्राउज़र में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, तो देखें मेरी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है और मैं जब डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, तो मेरी वैल्यू नीचे जा रही है, ठीक है? और ये जाती रहेगी, मैं क्लिक करता जाऊँगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप सेट इंक्रीमेंट करें, सेट काउंटर करें, तो जो वैल्यू अपडेट हो रही है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि आप दोबारा से सेट काउंटर कॉल कर देते हैं 5 दफ़ा इंक्रीमेंट के मेथड के अंदर। अब यहाँ पर आप एक अजीब-सा बिहेवियर देखेंगे। ये यूज़ स्टेट का एक 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 और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब आप सेट काउंटर को कंसेक्युटिवली कॉल करें, तो ये कंसेक्युटिवली आपको लगेगा ना कि अगर वैल्यू 0 थी इससे पहले, तो ये कितनी दफ़ा हमने कॉल किया है? 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जाके वैल्यू होगी 5, ठीक है? तो 0 + 1 इज़ 1 यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 5। तो आप ये चाहते हैं कि आपको ये लगेगा 5 आएगा, लेकिन ये नहीं होगा एक्चुअली। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। लेट्स टेस्ट इट आउट। हम फ्रंट एंड पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं इंक्रीमेंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो देखें एक दफ़ा अपडेट हुई है। तो रिएक्ट के अंदर जब भी आप यूज़ स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब आप कंसेक्युटिवली कॉल कर रहे हैं, तो आप इस तरह से ना करें, आप कॉल बैक का यूज़ करें। सेट काउंटर के मेथड को आप या तो वैल्यू दे सकते हैं या आप उसको एक कॉल बैक दे सकते हैं। कॉल बैक के अंदर कॉल बैक क्या है? एक मेथड है और आप मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वैल्यू गेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं प्रीवियस वैल्यू प्लस 1। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि सेट काउंटर हमेशा उठाएगा वैल्यू लेटेस्ट। तो हम यहाँ पर इसको सारे जगहों पर जहाँ पर पेश किया सॉरी सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देता हूँ। हुँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। लेट्स सेव इट। अब ब्राउज़र में जाते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो आप देखें अब मेरे पास वैल्यू 5 की आ रही है। तो कंसेक्युटिव कॉल्स जब आप कर रहे हो, तब हमेशा मेक श्योर करें कि आप ये कॉल बैक का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि जो यूज़ स्टेट के अंदर जो म्यूटेटर फंक्शन हमें मिल रहा है, वो मेक श्योर करेगा कि जब लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाए, हम तभी स्टेट को अपडेट करें बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस वैल्यू। अगर आप कंसेक्युटिवली कॉल करेंगे, तो वो प्रीवियस वैल्यू नहीं उठाता, वो करंट वैल्यू उठाता है जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है? तो ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, जब भी कंसेक्युटिव कॉल्स करें, तो कॉल बैक वाली अप्रोच यूज़ करें और जब कंसेक्युटिव नहीं कर रहे, तब आप सिंपली इसको इस तरह कर सकते हैं, काउंटर प्लस 1 ठीक है? होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारा यूज़ स्टेट का यूज़ था सारा। अब एक और हुक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट। अब यूज़ स्टेट के थ्रू हम वैल्यूज़ मैनेज कर लेते हैं। हम यूज़ स्टेट के थ्रू कोई भी डेटा है बैकएंड से आ रहा है, वो नॉर्मली हम सेट काउंटर के थ्रू जब डेटा आता है, हम डेटा इधर लगा देते इसके थ्रू सेट करवा देते हैं। और अगर यूज़र किसी चीज़ को डिलीट करना चाह रहा है फ्रंट एंड पर, तो हम बैकएंड को भी बताते हैं कि हमने एक चीज़ डिलीट कर दी है और फ्रंट एंड पर भी अपडेट कर देते हैं स्टेट में कि वो चीज़ डिलीट हो गई है। इस तरह करने से हमारा फ्रंट एंड हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें ब्राउज़र में ही चेंज नज़र आ जाता है कि मैंने डिलीट किया है, चीज़ गायब हो गई मतलब डिलीट हो गई है। तो हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है। यूज़ स्टेट का हम यूज़ इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं। आप यूआई के अंदर और भी इंटरैक्शंस रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर कह सकते हैं, एक और स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, इज़ बल्ब ऑन बल्कि इज़ बल्कि आप एक तरह का आर लाइट्स ऑन, सेट आर लाइट्स ऑन उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रखते हैं और यहाँ पर आप इसके अंदर एक इमेज रख सकते हैं बल्ब की मतलब कि बल्ब इमेज ऑफ तो ये देखें, ये इमेज आ रही है। आप इस तरह कर सकते हैं इस इमेज ये लेफ्ट हाफ आप दिखाएँ यूआई के अंदर अगर वो ऑफ है स्टेट, राइट हाफ दिखाएँ अगर स्टेट ऑन है लाइट का। तो आप इस तरह के मज़ेदार किस्म के बिहेवियर अपने यूआई में रख सकते हैं विदाउट रिफ्रेश एंड विदाउट टू मच कॉम्प्लिकेटेड जावास्क्रिप्ट। आप स्टेट के थ्रू अपने यूआई को अपडेट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स डालूँ और मैं ये कहूँ कि इफ माय काउंटर इज़ ग्रेटर देन, बाय द वे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जेएसएक्स के अंदर जब भी कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं, हम यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कोई भी जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ इफ माय काउंटर इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है? देन h2 हम कह सकते हैं दिस इज़ टू मच, ठीक है? एल्स हम कह देते हैं h2 दिस इज़ टू लो, ठीक है? अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। अभी आ रहा है दिस इज़ टू लो बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ काउंटर इज़ लेस देन 10। मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। अब देखें दिस इज़ टू मच। तो जैसे ही वैल्यू 10 से ऊपर गई, ये रियल टाइम में ये भी अपडेट हो गया, ठीक है? तो आप बड़ी मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर लगे रहने देता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहता हूँ कि जब भी काउंटर की वैल्यू 5 तक पहुँचे, ठीक है? तो ब्राउज़र के अंदर हमें अलर्ट शो हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जब भी काउंटर की वैल्यू जो है वो डिवाइडेड बाय 5 करें, मतलब कि अगर काउंटर की वैल्यू 5 है या 10 है या 15 है या 20 है एंड सो ऑन, 5 के मल्टीपल्स हैं, तो जैसे ही 5 का मल्टीपल हो, तो हम ब्राउज़र के अंदर यूज़र को अलर्ट दिखाएँ, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट लगाएँगे। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करती है बेसिकली, अ, यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू हम कुछ लॉजिक एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हैं जब कंपोनेंट रेंडर हो। तो यूज़ इफ़ेक्ट एक मेथड है बिल्ट इन जिसको हम कॉल करते हैं और ये 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। एक आर्ग्यूमेंट है, पहली आर्ग्यूमेंट है एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है जी? और सेकंड आर्ग्यूमेंट होती है एक अरे, और इस अरे के अंदर क्या करते हैं हम, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आप इसको खाली रखेंगे, लेकिन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर जो कॉल बैक हमने दिया है, ये कॉल बैक हमेशा तब कॉल होगा जब कंपोनेंट रेंडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं, तो जैसे ही कंपोनेंट फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आएगा, तो ये लॉजिक कॉल हो जाएगी। हम यहाँ पर कह देते हैं console.log इनिशियल इनिशियल रेंडर, ठीक है? इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखें यहाँ पर आ रहा है इनिशियल रेंडर। अब आप कहेंगे इनिशियल रेंडर 2 दफ़ा आ रहा है। तो एक्चुअली जब हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को लोकल पर चलाते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई बट रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हर कंपोनेंट को 2 दफ़ा रेंडर करता है, ठीक है? तो क्योंकि ट्वाइस रेंडरिंग हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 दफ़ा कंसोल लॉग आ रहा है, प्रोडक्शन के अंदर एक ही दफ़ा आएगा। तो आप समझेंगे यहाँ पर एक ही दफ़ा कंसोल लॉग हो रहा है। तो हम अगर यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर ये एक दफ़ा, अब मैं अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, तो आप देखें इनिशियल रेंडर का मेथड नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ही दफ़ा रेंडर हुआ है वो। री-रेंडरिंग में ये वाला कॉल बैक नहीं कॉल होगा क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स दी हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और मैं ये सेकंड आर्गुमेंट हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपोनेंट इज़ री वाज़ री-रेंडर्ड, कि री-रेंडरिंग हुई थी। अगर मैं इसको सेव करूँ और ब्राउज़र में जाऊँ और इसको मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, करता जाऊँगा, तो देखें राइट साइड पे, यहाँ पर अगर आप देखें, तो कंपोनेंट वाज़ री-रेंडर उतनी दफ़ा आएगा जितनी दफ़ा मैं री-रेंडर कर रहा हूँ। मतलब क्लिक कर रहा हूँ, कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है। लेकिन इनिशियल रेंडर जो है, वो एक ही दफ़ा कॉल हुआ है। तो कभी-कभार हम जब फ्रंट एंड पर काम कर रहे होते हैं, हम कुछ लॉजिक एक ही दफ़ा दिखाना चाहते हैं। सॉरी, कुछ लॉजिक एक ही दफ़ा एग्ज़ीक्यूट करवाना चाहते हैं, जब इनिशियली कंपोनेंट रेंडर हो। तो हम यूज़ इफेक्ट के थ्रू करते हैं। इनिशियली सिर्फ जैसे ही कंपोनेंट स्क्रीन पे आया, हम कुछ चीज़ परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो हम इस तरह करते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो हम इसके थ्रू करते हैं, बट ये जो लॉजिक है, हमने सेकंड आर्गुमेंट कुछ नहीं दी इसको। तो जैसे ही कंपोनेंट री-रेंडर होगा, तो ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा, ठीक है? ये वाला यूज़ केस बहुत रेयर है कि हम इस तरह करना चाहते हों, ठीक है? बट हम ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह चेक करने के लिए कि हमारा कंपोनेंट कितनी दफ़ा री-रेंडर हो रहा है, हम इस तरह की अप्रोच यूज़ करते हैं। ओनली फॉर अ ओनली फॉर ऑप्टिमाइजिंग आवर कंपोनेंट्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा दफ़ा री-रेंडर हो रहा हो। खैर उसके ऊपर हम लेटर ऑन डिटेल्स में जाएँगे, अभी आपको इसका फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का जो तरीका है यूज़ करने का, वो दिखाता हूँ मैं आपको। आपको याद होगी मेरी बात, मैंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही अ, ये वैल्यू काउंटर की मल्टीपल ऑफ 5 आए,
तो हम यूज़र को फ्रंट एंड पर अलर्ट दिखाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही काउंटर की वैल्यू चेंज हो, हमारा ये वाला कॉल बैक कॉल हो, तो हम काउंटर को यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी अरे है। ये फंक्शन तब कॉल होगा जब यहाँ पर कोई भी मेंशन्ड वैल्यू चेंज होगी। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इनिशियल रेंडर होगा। अगर इनिशियल रेंडर के वक़्त ये कॉल होगा। अगर यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं, किसी एक स्टेट वेरिएबल की जो कि ये है, तो ये सिर्फ़ तब कॉल होगा जब इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं console.log फॉर एग्ज़ाम्पल console.log काउंटर वाज़ चेंज्ड और मैं काउंटर की वैल्यू डालता हूँ, काउंटर सेव। फ्रंट एंड पे जाते हैं, मैं इसको खाली करता हूँ, इंक्रीमेंट करते हैं, तो देखें काउंटर वाज़ चेंज्ड जितनी दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, तो आ रहा है काउंटर वाज़ चेंज्ड। कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है जब भी काउंटर चेंज हो रहा है। तो ख़ैर कंपोनेंट वो इसके थ्रू आ रहा है, कंपोनेंट वाज़ री-रेंडर्ड लेकिन काउंटर वाज़ चेंज्ड यहाँ से आ रहा है, ठीक है? अब बाय द वे ये राइट साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसको आप इग्नोर करें। ये एक एक्सटेंशन है जो मुझे बता रही है बट ये अभी आप इग्नोर कर दें। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं इफ काउंटर मॉड 5 इज़ इक्वल टू 0, हम ये चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं कि काउंटर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है? और ये सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, इफ काउंटर इज़ ग्रेटर देन 0, वो क्योंकि 0 के ऊपर भी हमें अलर्ट दिखाई जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह हो। तो इफ काउंटर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड काउंटर मॉड 5, ये हमें रिमाइंडर देता है जब भी हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो मॉड 5 का मतलब है कि 5 से डिवाइड करो काउंटर को और अगर वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब काउंटर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट करता हूँ अब, तो देखें 5 पर गया, काउंटर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। फिर इंक्रीमेंट करता हूँ, काउंटर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है जी? काउंटर इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो जैसे ही हम 5 के मल्टीपल पे पहुँच रहे हैं, तो अलर्ट आ रहा है, ठीक है? तो गाइज़ इस वीडियो को ये बहुत ज़रूरी है यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट की हुक्स। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें। आप यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट के साथ कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करें, ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। इस वीडियो में हमने यूज़ स्टेट का ज़िक्र कर लिया है और यूज़ इफ़ेक्ट का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। आप इस वीडियो को दोबारा-दोबारा देखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं आगे फर्दर वीडियोज़ को फ़ॉलो करने के लिए। और कोई क्वेश्चंस होए तो लाज़मी चैट के अंदर आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का फर्दर देखेंगे और हम कुछ एपीआईज़ का यूज़ करना देखेंगे और नोड.जेएस पर भी हम कुछ वीडियोज़ के बाद हम उसको भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।